बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, उसमें हमने जो है वो डिटेल में देखा था एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, कितने फैक्टर्स जो हैं वो एटॉमिक रेडियस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि उसमें हमने 3 फैक्टर जो बेसिकली डिस्कस किए थे, वो न्यूक्लियर चार्ज था, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट था, एडिशन ऑफ शेल था। फिर हमने ये देखा था कि उसका जनरल ट्रेंड जो है वो पीरियड के अंदर क्या है, और एट द एंड जो है वो हमने उसका देखा था कि उसका जो जनरल ट्रेंड है वो ग्रुप के अंदर क्या है। तो आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियस के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक रेडियस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आयनिक रेडियस को कितने फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम उसका जो है वो जर्नल ट्रेंड देखेंगे आयनिक रेडियस का, कि इसका पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड होता है, और फिर इसी तरह से इसका जो है वो ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। देखो बेटा, आयनिक रेडियस को समझने से पहले आयन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम आयन को समझेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम किसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें आयन को समझना जरूरी है कि आयन क्या चीज है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि आयंस आर दो स्पीशीज विच हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयन। हर वो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की है स्पीशी की। स्पीशी से मुराद ये है कि वो एटम हो सकता है या वो मोलेक्यूल हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में जो है वो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास उसके ऊपर कोई चार्ज है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन। तो अब चार्ज के लिहाज से आयन की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप जो है उसे हम क्या कहते हैं? कैटायन या पॉजिटिव आयन कहते हैं। यानी अगर किसी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर या मोलेक्यूल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। ठीक है, अब कैटायन बनता कैसे है? द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द एटम विल ऑलमोस्ट बी अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है वो क्या बना देता है? कैटायन बनाता है। जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन मेटल्स हैं, अर्थ मेटल्स हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करती जाएंगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर क्रिएट होता चला जाएगा। The loss of valence electrons can leave a completely empty outer orbital। इलेक्ट्रॉन के लॉस, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो वो क्या करता है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो छोड़ जाता है। जैसा कि हम बात करते हैं अगर अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक होता है सिर्फ। ठीक है, तो अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो है वो ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाता है? आउटर ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। इसी तरह अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, तो उनके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए, तो बाकी जो उसका आउटर शेल होगा वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा। जब शेल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि उसका साइज जो है वो साइज क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। जब साइज डिक्रीज, क्योंकि हमने देखा था कि हम आयन में या एटॉमिक रेडियस में हम आउटर शेल जो है उसका और न्यूक्लियस का दरमियानी फासला जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जब
इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, शेल ही जो है वो एम्प्टी हो गया, तो फिर हम उस शेल से जो है वो रेडियस कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि उस आउटर शेल से जो है वो रेडियस कंसीडर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। The electrostatic repulsion between the now fewer number of remaining electrons decreases, allowing these remaining electrons to be pulled closer to the positively charged nucleus. अब वो कहता है कि जो फ्यूर नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, कैटाइन बन जाता है, तो उसमें क्या है, कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको जो है वो प्रोटॉन तो अब नहीं डिक्रीज हुए, तो वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। तो प्रोटॉन्स बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि उनको जो है वो स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो जब स्ट्रॉन्गली जो है वो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। पहला फैक्टर ये है कि शेल खत्म हो गया। शेल के खत्म होने से क्या होता है, शेल के खत्म होने से ये होता है कि आउटर शेल जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब हम जो साइज कंसीडर करेंगे वो उस आउटर शेल से कंसीडर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है तो उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश जो है वो बढ़ जाती है और वो स्ट्रांगली जो है वो पुल कर लेते हैं अपने सेंटर की तरफ या के न्यूक्लियस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, तो ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब इसमें पहला फैक्टर ये आता है कि सबसे पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये वाला जो वैलेंस शेल है फॉर एग्जांपल, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि इसका सेकंड शेल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब जो साइज मेजर होगा वो यहाँ से मेजर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि उस आउटर शेल से साइज या रेडियस मेजर करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब ये शेल तो जो है ये एम्प्टी हो चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, तो हम इसमें से साइज मेजर नहीं करेंगे। तो पहली बात, जो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से वैलेंस शेल खाली हो जाता है और हम साइज जो मेजर करेंगे वो इनर शेल यानी यहाँ से रेडियस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इतना साइज जो है वो वाज़े क्लियरली जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है तो प्रोटॉन आ चुके होते हैं, प्रोटॉन बढ़ चुके होते हैं। तो जब प्रोटॉन बढ़ चुका होता है तो उसकी अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश बढ़ती है तो वो इस आउटर शेल को क्या करता है, फर्दर अपने करीब खींच लेता है और रिजल्टेंट में क्या होता है, साइज बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। ये तकरीबन डबल का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आता है। सोडियम एटम जो है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, 11 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, यानी कि न्यूट्रल जो है, जब ये न्यूट्रल हालत में है 11 ही प्रोटॉन्स हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका रेडियस कितना होता है, 186 पाइकोमीटर होता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या होता है, 11 प्रोटॉन्स तो वैसे के वैसे रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल पॉजिटिव आयन में। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बच गए हैं। अब प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जब प्रोटॉन्स की यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ गई है, नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से जो है वो रेडियस में वाजे जो है वो आप डिक्रीमेंट देख सकते हो कि 186 से 95 पाइकोमीटर जो है वो रेडियस वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो न्यूट्रल एटम होता है उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द आयन ऑफ दैट सिमिलर एटम। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन अगर हम बनाते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो वो उससे बढ़ जाएगा।
तो एटम जो है वो अपने ही बने हुए आयन से जो है वो साइज में क्या करता है, एक क्लियर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। द साइज डिक्रीजेस बिकॉज, साइज कम हो जाता है क्यों? पहली बात, लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन विल लीव अ कंप्लीटली एम्प्टी आउटर एनर्जी ऑर्बिट। अंडरस्टूड बात है, वही बात हो गई कि जैसे ही ये यहाँ से सोडियम है, इसके वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये रिमूव हो जाएगा, तो ये पूरा शेल जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात, one electron is removed so the attraction force of the positive nucleus increases। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका होता है, रिमूव हो चुका होता है, तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है। या देखिए इन केस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। जब पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके साइज में क्या होता है, क्लियर जो है वो डिक्रीमेंट नजर आ रहा होता है। दूसरा हम बात करेंगे एनाइंस की। जो दूसरा आयन है, पहले हमने बात की थी कैटाइन की, उसमें हमने साइज का डिफरेंस देखा, फिर उसके बाद हमने जो है वो बात कर रहे हैं एनाइन की। एनाइन किसे कहते हैं, स्पेशली हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। वो एटम भी हो सकता है, वो मोलेक्यूल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली जो है वो फोकस कर रहे हैं एटॉमिक एनाइन के ऊपर, ठीक है, या एटॉमिक कैटाइन के ऊपर। तो देखें, जब लास्ट में हमने देखा था कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में। तो अब ये एनाइन जो है वो उसका ऑपोजिट है कि जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एनाइंस के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस दे बिकम लार्जर। तो वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चूंकि ये कैटाइन का ऑपोजिट है, ये कैटाइन का क्या है बेटा, ऑपोजिट है, तो इसीलिए वो सारे फैक्टर्स जो कैटाइन के अंदर मौजूद थे, वो सारे फैक्टर्स जो है वो एनायन के केस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये पहला है कि उसने लूज किया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसका साइज क्या हो गया था, कम हो गया था। इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज और रेडियस क्या हो गया है, बढ़ गया है। The addition of an electron to an atom increases the electrostatic repulsion between the atom's outer electron। पहली बात वो जो है वो ये कह रहा है कि अगर एटम का साइज, सॉरी आयन का साइज बढ़ा है तो वो इस वजह से बढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, जो अंदर मौजूद है वैलेंस शेल में उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो आने वाले और जो ऑलरेडी मौजूद है इलेक्ट्रॉन, उनके दरमियान क्या होती है, एक रिपल्शन क्रिएट होती है, फोर्सिंग देम टू मूव फर्दर अपार्ट, जो कि उसको फोर्स करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा हमसे दूर रहो, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपल्शन जो है वो क्या करती है, शेल को जो है वो न्यूक्लियस से दूर ले जाती है। द इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन अ लार्जर रेडियस। जब शेल से, सॉरी, जब न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे होते हैं तो शेल भी क्या होता है, उसी तरह से दूर मूव कर रहा होता है। और फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो चुका होता है, इंक्रीज हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने जो है वो एक एग्जांपल बयान की है, और वो एग्जांपल जो है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन में जो है उसने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। उसने कहा कि पहले नियॉन है, ठीक है, यहाँ तक नियॉन चलता है, फिर उसके बाद 3s2 है और 3p5 है। अब इस नियॉन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल नियॉन की तरह अरेंज होते हैं, ठीक है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 जो है वो नियॉन तक चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, 3s2 है और 3p क्या है, 5 है। तो अब हम सबसे पहली बात ये कंफर्म करते हैं कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, ठीक है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो होता क्या है, ये देखें, ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन पैदा होती है कि भाई हम आपको यहाँ पर ऐड नहीं होने देंगे। क्यों रिपल्शन होती है,
क्योंकि इनके ऊपर ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल हालत में इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 99 या 100 पाइकोमीटर होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल हालत में है। अब हमने ये देखा है कि जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो इसका साइज बढ़ जाता है। तो क्लोरीन आयन जब क्लोराइड आयन में जो है वो चला जाता है, सॉरी क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन में चला जाता है, तो यहाँ तक नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन रहती है, फिर 3s2 और 3p6, यानी कि इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एडिशन होती है तो बहुत सारी बातें जो है वो सामने आती हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से सबसे पहले जो चीज बढ़ती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से क्या होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। तो जब ऐसा करने के लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर भागना पड़ेगा। जब वो एक दूसरे से दूर भागते हैं तो उनका जो वो न्यूक्लियस से क्या होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन और जो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे उनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो बनती है तो वो फिर एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से आजाद होने के लिए। तो जब वो ऐसा करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो चूंकि शेल भी जो है वो मूव करता है, इसी वजह से उसका जो साइज होता है वो क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 या 99 पाइकोमीटर से जो है वो राउंड अबाउट 181 पाइकोमीटर जो है वो साइज बढ़ चुका है। तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है वो हाफ साइज जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ओरिजिनल साइज से। सॉरी, डबल साइज जो है वो बढ़ चुका है किससे, ओरिजिनल साइज से। 99 है और ये 180 के करीब या 180 समथिंग आना था। ठीक है, तो चले हम एग्जैक्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 100 पाइकोमीटर है और यहाँ पर क्या है, 181 पाइकोमीटर है। तो आपको वाजे क्लियर जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम का साइज जो होता है अपने ही बनने वाले नेगेटिव आयन से क्या होता है, स्मॉल होता है। याद रखिएगा दोनों बातें। किसी भी, पहले केटाइन के बारे में मैं बात कर देता हूँ कि किसी भी एटम का अपने ही बनने वाले केटाइन एटम से साइज बड़ा होता है, लेकिन किसी भी एटम का अपने ही बनने वाले एनाइन से जो साइज होता है या रेडियस होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये जो है जी क्लोरीन की एग्जांपल, जिस तरह हमने सोडियम की एग्जांपल देखी थी, यहाँ पर हम जो है वो कौन सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए जी, ये हमारे पास एक क्लोरीन है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं जी, 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेट चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है क्योंकि 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो रेडियस है एक्चुअल वो क्या होता है, 99 पाइकोमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसका रेडियस है जी। अब जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो ये देखें साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। होता क्या है, बातें वही है सारी कि क्लोराइड आयन में देखें 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, डोमिनेंट नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज है वो डोमिनेंट होता है तो अब बेसिक बात वही है कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होने से ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारा वैलेंस शेल है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई तो इनके दरमियान रिपल्शन क्रिएट होगी और वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाता जो है वो इतना साइज, यानी कि ये वो साइज है जहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से क्या है,
बहुत हद तक जो है वो आजाद हैं, ठीक है। द साइज इंक्रीजेज, साइज जो है वो बढ़ जाता है बिकॉज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से इंक्रीजेज द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सिमिलर चार्जेस होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फोर्सिंग देम, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हें फोर्स करते हैं टू मूव फर्दर अपार्ट, कि वो एक दूसरे से क्या हो जाए, आजाद हो जाए या सेपरेट हो जाए, ताकि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से वो क्या हो सके, आजाद हो सके। इसी वजह से जब वो एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो वैलेंस शेल या आउटर शेल दूर मूव करता है न्यूक्लियस से, और जब आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर मूव करता है तो जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रेंड की। इसका ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप है, ठीक है, लेकिन चंद एक बातें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप एज देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस यूजुअली द आयनिक रेडियस इंक्रीजेस एज वेल। अब हमने यहाँ पर देखना है न्यूट्रल एटम का भी एक दूसरे से कंपैरिजन करना है, और फिर उससे बनने वाले, उनसे बनने वाले आयंस के रेडियस का भी क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये बात याद रखिएगा कि पहले हमने न्यूट्रल एटम के रेडियस का कंपैरिजन करना है, फिर उसी से बनने वाले आयंस का जो है वो हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तब जाके जो है वो हमें बात क्लियर होगी। As we move across a period, the atomic radius decreases from left to right to the ionic radius decreases as well. याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर होता है कि पहले दो ग्रुप तक जो है, तीन ग्रुप तक, फर्स्ट ए, सेकंड और थर्ड ए ग्रुप तक जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन फिर उसमें सडन जो है वो एक्सपेंशन आती है। जब सडन एक्सपेंशन आती है फिफ्थ ग्रुप में, तो फिर सडन एक्सपेंशन की वजह से फिर क्या होता है कि सडन एक्सपेंशन आने के बाद फिर जो सेवंथ और सिक्स और सेवंथ ग्रुप रह जाते हैं, सिक्स और सेवंथ एक ग्रुप रह जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, फिर जो है वो डिक्रीमेंट जो है वो वाजे तौर पर नजर आ रहा होता है। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जो है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। पहले दो ग्रुप तक, सॉरी थ्री ग्रुप तक जो है, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए तक, वो है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज जो है, आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। और फोर्थ को हम एक्सेप्शनल में देखते हैं क्योंकि वो आइंस बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं करता। फिफ्थ से फिर स्टार्ट करते हैं, तो फिफ्थ में क्या आती है, सडन एक्सपेंशन आती है, ठीक है, सडन इंक्रीमेंट आता है। फिर उसके बाद सिक्स और सेवंथ में फिर उसी तरह से आयनिक रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखें जी, यहाँ पर जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। पहली जो बातें मैंने डिस्कस की हैं वो उनको देख लेते हैं कि ग्रुप के अंदर पहले हम जो है वो साइज देखेंगे, पहले एटम का फिर उसके आयन का। ये देखें, ये एक लिथियम न्यूट्रल एटम है, तो इसका जो साइज है वो कितना है, 152। सोडियम जो है जब न्यूट्रल हालत में होता है तो उसका साइज कितना आता है, 186। अब लिथियम से बनने वाला जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज कितना है जी, 59। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये अपने बनने वाले एटम से साइज में क्या होगा, स्मॉल होगा, रेडियस में क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जो सोडियम से बनने वाला साइज है उससे क्या होगा, उससे भी स्मॉल होगा। कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी देखें इसका साइज बड़ा है तो इसका साइज भी बड़ा होगा। एक बड़े साइज के एटम से बनने वाला जो पॉजिटिव कैटायन होता है उसका रेडियस भी क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। और एक छोटे एटम के साइज से बनने वाला जो कैटायन होता है उसका रेडियस क्या होता है, हमेशा छोटा ही होता है। तो यहाँ पर हम बात यही कर रहे हैं कि जब लिथियम का पॉजिटिव आयन जो है हमने इसको देखा और फिर हमने क्या किया, सोडियम के पॉजिटिव आयन को देखा, तो ये देखें, ये पॉजिटिव आयन का कंपैरिजन करना है। ये 59 है इसका रेडियस और ये 99 पाइकोमीटर है, तो 59 इज स्मॉलर देन 99। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं सोडियम की और पोटाशियम की, तो सोडियम का कितना है जी, 99 है, और उसके पॉजिटिव आयन का कितना जी, 138 है। तो एक जनरल ट्रेंड ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो उनका जो आयनिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो बेरिलियम का जो है वो आयनिक रेडियस कितना है 27 है, मैग्नीशियम का 72 है, फिर 100 है, फिर 113 है। तो इसी तरह से जो है वो क्या हो रहा है, एक बेसिक और जनरल ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो बेटा पीरियड में मैंने 3 बातें जो है वो बताई हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट ए है, ये वाला, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, और ये थर्ड ए ग्रुप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ ए है, और ये सेवंथ ए है। तो मैंने कहा कि पहले 3 ग्रुप्स तक जो है वो आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है। तो हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट ए है 99 है, ठीक है। सेकंड ए में आते हैं तो 72 है, डिक्रीज हो गया। जब थर्ड में आते हैं तो फर्दर डिक्रीज हो गया, और वो कितना है 53। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 ग्रुप में जो है वो आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फोर्थ जो है वो ज्यादातर जो है वो पहले 2 पीरियड के अंदर कार्बन और सिलिकॉन जो है, चूंकि ये आयंस बनाने की जो है वो कैपेबिलिटी नहीं रखते, इस वजह से हम इनको डिस्कस नहीं करते। फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं जी। जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो फिफ्थ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितने हैं जी, नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसी वजह से इसमें क्या आता है, देखिए एक नेगेटिव चार्ज आने से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट होती है कि अप्रोक्सीमेटली हाफ डिस्टेंस बढ़ जाता है, हाफ रेडियस, सॉरी हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू जो है वो रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 212 है, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आने वाले या एडिशन होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो 3 हैं। तो इससे जो है फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी। जब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी उतना साइज क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम 3 पॉजिटिव आयन से डायरेक्ट मूव करते हैं कहाँ पर, 3 नेगेटिव आयन के ऊपर, ठीक है। दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। 3 पॉजिटिव आयन का जो साइज होगा वो सबसे स्मॉल होगा, और 3 नेगेटिव आयन का जो साइज होगा वो सबसे लार्जर होगा। तो जब हम 3 नेगेटिव आयन से जो है वो ऑनवर्ड चलते हैं फास्फोरस से सल्फर की तरफ, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें रिपल्शन कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी तो साइज भी क्या हो जाता है, रेडियस भी क्या हो जाता है, कम होता है। सल्फर से जब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, तो क्लोरीन में भी क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसमें रिपल्शन कम होगी एज कम्पेयर टू द सल्फर, और सल्फर में रिपल्शन कम होगी एज कम्पेयर टू द फास्फोरस। तो जिस पे 3 नेगेटिव चार्ज है उसमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो अल्टीमेटली जो है वो उसका साइज जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सल्फर में रिपल्शन कम है एज कम्पेयर टू द फास्फोरस, जब रिपल्शन कम है तो साइज में इंक्रीमेंट भी कम होगा, और अल्टीमेटली जो है उसका साइज कम है किससे, फास्फोरस से। इसी तरह क्लोरीन में है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन कम है एज कम्पेयर टू द सल्फर, और जब रिपल्शन क्लोरीन में कम है एज कम्पेयर टू द सल्फर तो साइज भी उसका क्या होता है, कम होता है, और इंक्रीमेंट भी जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सल्फर। तो इसी तरह से वही ट्रेंड है कि अगर हम फर्स्ट 3 ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ए, सेकंड और थर्ड ए, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फिफ्थ में जाके सडन एक्सपेंशन होती है, सडन इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो साइज क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जो था इसका ट्रेंड था। अब हम देख लेते हैं ट्रेंड्स इन आयनिक रेडिएशन ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एटम्स ऐड एक्स्ट्रा शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन कर। वही बात है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो शेल की एडिशन होती है। ये देखें, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। आयनिक रेडियाई कितना है, 0.076, ठीक है। ये शेल के बढ़ने से 102 हो गया, ये फर्दर शेल के बढ़ने से 138 हो गया। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, फ्लोरीन के केस में 0.11133 है, फिर उसके बाद शेल बढ़ने से 181 हो गया और 196 हो गया। ट्रेंड इन आयनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड, तो ये पीरियड की बात हम करते हैं कि यहाँ पर देखें प्रोटॉन नंबर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 3 जो है वो साइज क्या होगा, कम होगा, फिर उसके बाद फास्फोरस से जो है वो ऑनवर्ड डिक्रीज होता चलेगा। सडन एक्सपेंशन आती है फिफ्थ ए में, ये याद रखिएगा। ये देखो 102 है,
72 है, 0.054 है। फिर फास्फोरस में सडन एक्सपेंशन है, 212 हुआ, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा 184 और 181। तो आज हमने जो है वो आयनिक रेडियाई देखा कैटायन के रेफरेंस से और एनायन के रेफरेंस से। उसके हमने ट्रेंड्स की बात की, जनरल ट्रेंड्स की बात की, फैक्टर्स की बात की। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।